अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हाफिज़ कामरान अशरफ एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से, जो आपका मंडे को बोर्ड का फाइनल पेपर है, उस हवाले से हम कमर्शियल जोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। कमर्शियल जोग्राफ़ी में हम वैसे तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़्यादा अच्छी, बेहतर और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमने जो है ना ये स्टेप लिया है कि जो आपका टारगेटेड पेपर है उसको जो है ना हम एक्सप्लेन कर लें शॉर्ट टाइम में, उसको समराइज़ कर दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो और आपको जो कोई पॉइंट अगर मिस भी कर चुके हैं तो वो दोबारा आपको रिकॉल हो जाए। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले पेपर पैटर्न की तरफ, क्योंकि देखें बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि कमर्शियल जोग्राफ़ी का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों के इल्म में है, मैं क्लासेस में भी काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा आपकी याद दहानी के लिए इसको अगेन जो है वो हम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारे लिए और आपके लिए आसान हो जाए। देखिए स्टूडेंट, कमर्शियल जोग्राफ़ी का जो पेपर है वो 3 सेक्शंस पे देखिए मुश्तमिल है, जैसे कि आपको पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे पास MCQs हैं, 15 मार्क्स की MCQs होंगी। अच्छा, अब इन 15 मार्क्स की MCQs में जो वर्ल्ड जोग्राफ़ी और पाकिस्तान जोग्राफ़ी दोनों से आएंगी, लेकिन इसके अंदर कोई सेक्शन नहीं बना होगा। MCQs कंबाइन होगी, मर्ज होगी, उसमें कोई कैटेगरी नहीं बनी होगी कि ये वर्ल्ड जोग्राफ़ी की है या पाकिस्तान जोग्राफ़ी की है। वो आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है। हमने क्लासेस में MCQs की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। अब जो सेक्शन बी है उसकी तरफ आ जाएं। सेक्शन बी जो है वो आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब 30 मार्क्स का जो सेक्शन बी है इसमें मज़ीद 2 सब सेक्शन कह लें या 2 कैटेगरी होंगी, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर में थी। फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर में सेक्शन बी में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट अलग था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट अलग था। इसी तरह यहाँ पर जो है, ये देखिए मैं आपके सामने मैंने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि सेक्शन बी जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल होगा। टोटल 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो 30 मार्क्स का ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, सेक्शन बी होगा, इसकी 2 कैटेगरीज होंगी। वर्ल्ड जोग्राफ़ी हमारा 18 मार्क्स का है। इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पेपर में आपने दोबारा इसको अच्छे से जो है ना रीड कर लेना है इंस्ट्रक्शंस को, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो मिस ना करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास MCQs होंगी 15 नंबर की, 15 MCQs होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 10 पार्ट्स आएंगे। इन 10 पार्ट्स में से आपने 6 पार्ट्स को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे, 3 नंबर का 1 पार्ट है, टोटल 18 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन बी के ही अंदर हमारा जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान जोग्राफ़ी का सेक्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे मुश्तमिल होगा। इसके अंदर 8 पार्ट होंगे। इसमें से जो है हमने 4 पार्ट्स जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। 4 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। 1 पार्ट 3 नंबर का है, 4 3 12, तो ये 18 और 12 तो दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह जिस तरह हमारा सेक्शन बी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इसी तरह हमारा सेक्शन सी भी जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन सी जो है वो हमारा डिटेल आंसर क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, वर्ल्ड जोग्राफ़ी का और पाकिस्तान जोग्राफ़ी का। वर्ल्ड जोग्राफ़ी का जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 पार्ट्स होंगे, इसमें से कोई भी 2 पार्ट्स आपने जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान का जो पार्ट होगा या जो सेक्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें से ओनली 1 क्वेश्चन जो है या 1 पार्ट जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। टोटल 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन सी में से, तो ये टोटल 30 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी 30 मार्क्स का, सेक्शन सी 30 मार्क्स का और 15 मार्क्स की MCQs, टोटल 75 मार्क्स का जो है हमारा पेपर है, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी पेपर की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे से आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। और मेरी एडवाइस यही है, आपको पेपर अटैम्प्ट करने से पहले तसल्ली से आप पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिएगा, उसके बाद पूरे पेपर को 5 से 6 मिनट पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको टिक मार्क कर लीजिएगा और उनको ही पहले अटैम्प्ट कीजिएगा। चलें, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा से टारगेटेड पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं हम उनको जो है रिकॉल कर लेते हैं, उनको जल्दी जल्दी, ताकि अगर कोई पॉइंट आपके जहनों से मिस हो चुका है तो वो भी जो है हम उसको क्लियर कर लें और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी से। MCQs नहीं करवा रहा, MCQs ऑलरेडी हम जो है ना क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और अब जो है हम टारगेट पेपर की तरफ आते हैं, जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। और इन्हीं टारगेट क्वेश्चंस में जब हम इनको रिकॉल करेंगे तो बहुत सारी MCQs भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि MCQs भी इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगी, अलग से तो नहीं आएंगी, ठीक है। तो सेक्शन बी में सबसे पहले हम वर्ल्ड जोग्राफ़ी को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड जोग्राफ़ी में पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट इट्स टाइप्स।
बेटा आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिविटी किसे कहते हैं। एनी एक्शन वी विल परफॉर्म इट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, यानी वो काम, हर वो काम जो हम करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, सरगर्मी कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है। अब एक्टिविटी से मुराद दो तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, लेकिन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके लिए हमें पैसे ना तो मिलते हैं ना हमें पैसे देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, सोना, मोबाइल चलाना, वीडियोज़ देखना, सॉन्ग सुनना, किसी से गपशप करना, तो इन तमाम चीज़ों के ना तो हमें किसी को पैसे देने पड़ते हैं ना ही हमें पैसे मिलते हैं। तो ये सारी हमारी जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है या जिनके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं या खर्च करते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी हम बुनियादी तौर पर किन किन ज़राए से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बिज़नेस, नंबर 2 जॉब और नंबर 3 क्या है, प्रोफेशन। बिज़नेस कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो, ट्रेडिंग बिज़नेस हो, सर्विस बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो। बिज़नेस से जो हम पैसा कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिज़नेस के रिवॉर्ड में जो हमें पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, कोई कारखाना है, कोई शॉप है, कोई रेडी आपने लगाई है और वो आपका अपना पर्सनल बिजनेस है, तो वो उसमें से जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। जॉब किसे कहते हैं, जॉब अगर हम किसी के पास जाके कोई टाइम देते हैं उसको और उससे हम जो सैलरी लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काम हम उसको करके दे रहे हैं किसी के पास जाके, ये हमारे जॉब कहलाते हैं। अच्छा, अब जॉब की जो है ना वो 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। जॉब्स की टाइप्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप वो है जिसके लिए हमें पर्टिकुलर एजुकेशन और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की नीड होती है, और एक जॉब की टाइप वो है जिसमें ओनली ट्रेनिंग से काम चल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बैंक में बैंक मैनेजर की जॉब करनी है, लेट्स सपोज, तो बैंक मैनेजर के लिए अब आपको बैंक की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए और साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए। बैंक मैनेजर के लिए अगर आप किसी बैंक में जाने का आपका इत्तेफाक हो तो वहाँ पर मल्टीपल जॉब्स होती हैं। कैश काउंटर वाले अलग होते हैं जो कैश को में लेन देन कर रहे होते हैं, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर अलग होते हैं, इसी तरह ऑपरेशनल मैनेजर अलग होता है, ब्रांच मैनेजर अलग होता है। तो अगर आप किसी बैंक में ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो वो सारे काम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, बैंक ये जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग की भी नीड है और साथ साथ आपको उसकी एजुकेशन, पर्टिकुलर एजुकेशन जो बैंकिंग के हवाले से होगी वो भी आपको चाहिए, ठीक है। जबकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें ओनली ट्रेनिंग से काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, चौकीदार की नौकरी करनी है, तो इसके लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रेनिंग से ही हमारा काम चल जाता है। यानी जॉब्स जो हैं वो हमारी कितनी तरह की हो गई, एक वो जिसमें हमें पर्टिकुलर एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग दोनों की नीड होती है, और एक वो जिसमें ओनली ट्रेनिंग से हमारा काम बन जाता है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जो जॉब्स आपको समझ में आ गया। नंबर 3 जो है प्रोफेशन। प्रोफेशन किसे कहते हैं, पेशे को। पेशा भी जो है, पेशे से मुराद डॉक्टर का पेशा है, वकील का पेशा है। अब प्रोफेशन, इनसे जो हमें इनकम जनरेट होती है उसे हम फ़ी कहते हैं। प्रोफेशन से जो हमें इनकम जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ़ी कहते हैं। जो इनकम जनरेट होगी वो फ़ी कहलाएगी। अच्छा, प्रोफेशन भी 2 तरह के होते हैं, एक जिसके लिए हमें पर्टिकुलर एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग दोनों की नीड होती है, और एक वो जिसमें ओनली ट्रेनिंग से काम चल जाता है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पर्टिकुलर एजुकेशन भी चाहिए और साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और ट्रेनिंग नहीं है तो कोई भी आपसे इलाज नहीं करवाएगा। आपको सर्जन बनना है, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है तो ज़ाहिर आप सर्जरी नहीं कर सकते। पायलट बनना है तो आपको पर्टिकुलर एजुकेशन भी चाहिए और साथ साथ जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग भी चाहिए। आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और ट्रेनिंग नहीं की तो आप जहाज़ नहीं उड़ा सकते। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें सिर्फ ट्रेनिंग से हमारा काम बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेलर, दर्जी बनने के लिए, हजाम, हेयर ड्रेसर बनने के लिए, मोची, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप सिर्फ
ट्रेनिंग हो तो भी आपका काम बन जाएगा, आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की नीड नहीं है, यानी दर्जी का काम या टेलर का काम सीखने के लिए कोई आपको पर्टिकुलर MSc MPhil या PhD की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा वो क्या है, राइट 3 रेवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। 3 रेवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि आप लोग को याद होगा बेटा कि दुनिया में जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो 3 रेवोल्यूशन के बाद उसमें जो है तेज़ी से इजाफा हुआ। वो 3 रेवोल्यूशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, नंबर 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और नंबर 3 मेडिकल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या है बेटा? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पहले के ज़माने में जब दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट ने और एग्रीकल्चर में लोगों ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो क्या होता था कि एक मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पे अगर बारिश ना हुई और वहाँ पे खुश्क साली हो गई तो दूसरे मुल्क वाले जो हैं वो खुश्क साली वाले जिस मुल्क में है ना, वो दूसरे मुल्क के ऊपर क्या कर देते थे, अटैक कर देते थे और जंगें छिड़ जाती थी। इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मर जाते थे। इसके अलावा खुराक की कमी की वजह से, ग़िज़ा की कमी की वजह से लोग बहुत सारे जो है ना वो इंतकाल कर जाते थे। इससे दुनिया की आबादी जो है तेज़ी से कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने एग्रीकल्चर में नई नई जिद्दत इख्तियार की, हर तरह की फसलें उसने बनाना शुरू कर दी, और ऐसी ज़मीन जो बंजर थी, पहले काश्त के काबिल नहीं थी, उन्होंने जदीद साइंसी तरीक़ों को अडॉप्ट करके उनको भी काश्त के काबिल बनाया। तो जो खुराक की कमी है, ग़िज़ा की कमी है, उसकी वजह से जो लोग इंतकाल कर जाते थे वो इंतकाल होना बहुत माइनर रह गया, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ी। पहला रेवोल्यूशन हो गया। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है कि इंसान ने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरक्की की, ट्रांसपोर्ट में तरक्की की, मुख्तलिफ़ तरह की गाड़ियाँ बना ली और मुख्तलिफ़ तरह की सवारियाँ बना ली, मिसाल एरोप्लेन बना लिए, शिप्स बना लिए, रेलवे ट्रेन्स बना ली, ट्रक्स बना लिए, जिससे हमारे और तेज़ रफ्तार सवारियाँ जो हैं वो व्हीकल्स जो हैं वो बनाई, जिससे हमारे सफ़र आसान हो गए। तो पहले क्या होता था कि मौसम की सख्ती से, सफ़र की सख्ती से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाते थे। मिसाल के तौर पे अगर पहले हमें उम्रा या हज करने जाना होता था पाकिस्तान से, तो सऊदी अरब जाने के लिए लोग पैदल सफ़र करते थे या गाड़ियों में सफ़र करते थे, शदीद गर्मी शदीद सर्दी में। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस सफ़र की मुश्किलात की वजह से जो है इंतकाल कर जाते थे। बहुत सारे लोग आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ी है, तो मौसम की शिद्दत की वजह से लोग इंतकाल कर जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंसान ने जदीद तरीन मशीनरीज़ ईजाद की, तो देखें गर्मी के लिए उसने AC ईजाद कर लिए, सर्दी से बचने के लिए हीटर ईजाद हो गए सब, और सफ़र की मुश्किलात से निपटने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की जो है व्हीकल्स ईजाद हो गई, जिससे जो है सफ़र की मुश्किलात या मौसम की मुश्किलात से जो इंसान इंतकाल कर जाते थे वो इंतकाल भी नहीं करते, और दुनिया की आबादी इस वजह से तेज़ी से बढ़ी। ठीक है। तीसरा क्या है? मेडिकल रेवोल्यूशन। मेडिकल रेवोल्यूशन क्या है? पहले के दौर में बेटा ऐसा होता था कि किसी मुल्क में अगर कोई वबा फैल जाती थी तो पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा मुल्क जो है वो इंतकाल कर जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे ताउन की एक बीमारी है जो चूहे के से फैलती है, उसके वायरस की वजह से। तो पहले के दौर में ऐसा होता था अगर किसी शहर में, किसी मुल्क में ताउन की बीमारी फैल जाती तो पूरा शहर, पूरा मुल्क जो है ना वो उनका इंतकाल हो जाता था। लेकिन जैसे इंसान ने रफ्ता रफ्ता तरक्की की, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज थी उनका इलाज दरियाफ्त हुआ। इवन के जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड आया था 1920 में, 2019-20 में, तो कोविड से बहुत बड़े पैमाने पर, हालांकि वो पूरी दुनिया में फैल गया था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे पूरे पहले के दौर में होता था पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा मुल्क तबाह हो गया, सब लोग मर गए, ऐसी तबाही नहीं हुई। गोके हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि फौरी तौर पर जो है वो उसकी मेडिसिन ईजाद हो गई। ये तीसरा रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। ठीक है बेटा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? राइट 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं बेटा? केमिकल फर्टिलाइज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, बात एक ही है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है वो 2 तरह की होती है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है और दूसरी आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइज़र होती है। नेचुरल फर्टिलाइज़र वो जो जानवरों के गोबर वगैरह से बनाई जाती है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपके कोर्स का पार्ट जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है। इसकी 3 टाइप्स हैं, जो बुनियादी 3 टाइप्स हैं, वही इनके फंक्शन हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 फॉस्फोरस, नंबर 2 पोटाशियम, और नंबर 3 नाइट्रोजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का बेटा जो फंक्शन होता है, प्लांट से देखें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टीम और लीव्स या उसका फ्रूट। फॉस्फोरस का जो काम है वो जो रूट्स की प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है,
उनकी नशोनुमा में मदद करता है। तो ऐसी क्रॉप्स या ऐसी ज़मीन जहाँ पे फास्फोरस की कमी हो तो वहाँ पे प्लांट जो है वो उनकी जड़ें वीक होती हैं, तो ऐसी ज़मीन पर फास्फोरस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में, फर्टिलिटी में इजाफा हो और पौधे की नशोनुमा अच्छी हो। सेकंड जो है वो पोटाशियम है। पोटाशियम का जो फंक्शन होता है, जो प्लांट है, प्लांट की जो स्टीम है, तना है, उसको मजबूती फराहम करता है। और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के अंदर डार्क कलर देने का काम करता है। जैसे पत्तों में हर जो कलर होगा वो, जैसे ग्रीन लीव्स होते हैं तो पत्तों का कलर डार्क ग्रीन करेगा। इसी तरह फ्रूट्स का कलर होगा, जैसे मिसाल आम का दरख्त है तो आम के देखिए कलर अलग होगा, एप्पल का अलग होगा, यानी हर जो फ्रूट है उसका कलर अलग होता है। वो सारा काम जो करता है वो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन। तो ये 3 तरह की जो है फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र। ये आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ रबर एंड शुगर कैन। रबर एंड शुगर कैन के जो है वो आपसे प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। अच्छा, अब आपसे वो कमर्शियल यूजेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, बात एक ही है, दोनों का जवाब आपने एक ही लिखना है। रबर क्या होता है बेटा, जैसे मिसाल के तो ब्राज़ील जो है वो प्लांट से ही हमें हासिल होता है और ब्राज़ील हमारा जो है वो रबर की काश्त का सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है। रबर प्लांट से हासिल होती है, हमें दरख्त से हासिल होती है और इससे मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जूते बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, टायर बनते हैं, ये सारे जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं या कमर्शियल यूजेस हैं किसके, रबर के। इसी तरह शुगर कैन से हम शुगर हासिल करते हैं। इसके अलावा शुगर कैन का जो वेस्टेज होता है उससे गत्ता बनता है, कागज़ बनता है और जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें एज आ मटीरियल के तौर पर उसका जो वेस्टेज है वो यूज़ होता है। ये सारे इसके क्या हैं, कमर्शियल यूजेज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है हमारा, 2 नोट लिखे हुए, एक ओपेक है और एक ट्रक फार्मिंग। ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कायम हुई थी किसके लिए, कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका आपस में जो कंपटीशन था उसको ख़त्म करने के लिए। और इसके कुछ मेंबर ममालिक हैं जिसमें इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, वेनेज़ुएला है। तो ये कुछ इसके मेंबर ममालिक हैं और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं बेटा, जब हम किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करें। अब आपने देखा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कराची की बात करूं तो कराची में आपको हर तरह की सब्ज़ी फ्रूट्स अवेलेबल है, हर तरह की सब्ज़ी मिलेगी, हर तरह का फ्रूट मिलेगा। लेकिन अगर आप कराची के गिरदोनवा में घूमेंगे या कराची की सैर करेंगे तो आपको इस तरह हर चीज़ के खेत नहीं मिलेंगे। तो ये सारी सब्ज़ियाँ, ये फ्रूट्स कैसे यहाँ पर आ जाते हैं, तो बेटा ये इनकी कल्टीवेशन किसी और जगह पर होती है और ये ट्रक्स के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए जो है वो कंज्यूमिंग एरियाज़ तक पहुँचाया जाता है। तो जब मिसाल के तौर पर पंजाब में कोई फसल लगी और उसको ट्रक्स में लोड करके या गाड़ियों में लोड करके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जब हम पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रकों में जब ये मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक अभी एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऊपर डिस्कस की। इकोनॉमिक जिसमें हम पैसा कमाते हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी इसमें भी हम पैसे की बात करते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो हम डिटेल में मैं आपको कमर्शियल ज्योग्राफी में जो है वो हम अर्थ की बात करते हैं और हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो हमारे बिज़नेस में किस तरह हमारे लिए अर्निंग करने में हेल्प करती है। तो ये डेफिनेशंस आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, आपके पास बहुत सारी हैं, कोई भी 2 आप याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। मेजर डिफरेंस क्या है कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देखिए ऊपर अभी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और कमर्शियल एक्टिविटी, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है बेटा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हम पैसा कमाते हैं वो छोटे पैमाने पर कमाते हैं और वो जो बिज़नेस है लाजमी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो हम पैसा कमाते हैं वो बड़े पैमाने पर कमाते हैं, लार्ज स्केल पर होता है और ये बिजनेसेस जो है वो लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेलर की मिसाल ले लें, हमारे गली मोहल्ले में जो टेलर होते हैं वो अमूमन रजिस्टर्ड नहीं होती और अगर आप उनकी दुकान पे नज़र डालें, 4-5 कारीगर उनके पास काम कर रहे होते हैं, 4-5 मशीनें लगी होती हैं, रोज़ाने के वो 5, 10, 15 सूट सी रहे होते हैं। इवन जो उनका सीज़न आता है रमज़ान, उसमें जो है वो 50-100 सूट सी लेते हैं डेली के। तो इसका मतलब है, और इसी के मुकाबले अगर हम बात करें जे डॉट की, बोनेंजा की, खाड़ी की, गुल अहमद की, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है। इनकी फैक्ट्री देखें तो हज़ारों मशीन्स लगी हुई है, लेबर भी हज़ारों के हिसाब से काम करें। अब देखें काम की नौइयत दोनों की है कि कपड़ों को स्टिच करते हैं और सेल आउट करते हैं, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले के टेलर है वो छोटे पैमाने पर करते हैं और लाजमी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हों। लेकिन जो जे डॉट है वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है, तो दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं जब हम गवर्नमेंट से क्या हो, रजिस्टर्ड हो। तो ये बुनियादी जो है मेजर डिफरेंस है
इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी के दरमियान इकोनॉमिक एक्टिविटी छोटे पैमाने पर होती है और कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। मिसाल के तौर पे गली मोहल्ले में आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी परचून की दुकानें होती हैं छोटी मोटी, वो सारी जो है तकरीबन ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड हैं और वो छोटे पैमाने पर काम कर रही हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें इम्तियाज़ की, शेज़अप की, हाइपर स्टार की, तो ये बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला चलिए, डिफाइन द टर्म इन्वायरमेंट, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं बेटा, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। बुनियादी तौर पे इन्वायरमेंट जो है वो दो तरह का होता है, नेचुरल और कल्चरल। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो कुदरती तौर पर होता है, जैसे अल्लाह ताला ने समंदर बनाए, दरिया बनाए और ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाए, सितारे बनाए, ये सारा जो है वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। और कल्चरल जो इंसान का बनाया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस कैमरे के थ्रू या जो हम इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ये सारा कुदरती तौर पे नहीं बना बल्कि इंसान के हाथ का बनाया हुआ है। तो ये किसका, कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट कहलाएगा। यानी वो इन्वायरमेंट जो कि इंसान का बनाया हुआ वो कल्चरल है और जो अल्लाह ताला का कुदरती तौर पर बनाया हुआ वो नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जो दोबारा बन सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैंने जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल से हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल डाला और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, तो अब वो 10 लीटर दोबारा मेरी गाड़ी की टैंकी में नहीं आ सकता। उसके लिए मुझे उसका नया स्टॉक ख़रीदना पड़ेगा या नया स्टॉक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन टाइम जो यूज़ हो गया और दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल है। मिसाल के तौर पे जैसे गैस सिलेंडर होते हैं, उसमें आपने गैस डाली और वो गैस जब बर्न हो जाती है, जब आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, आपका सिलेंडर खाली हो जाता है। अब अगर आपको उसको यूटिलाइज़ करना है उसी सिलेंडर को, तो आपको उस गैस का नया स्टॉक जो है वो फिल करवाना पड़ता है। तो ये पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से हम सोलर सिस्टम को अपने सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं। सूरज की रोशनी रोज़ निकलती है, ठीक है, रोज़ हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ना ख़त्म होने वाली, जब से दुनिया बनी है तब से है और क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगी। तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो बार बार हम यूटिलाइज़ कर सकें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक सनतकार के लिए जो है कमर्शियल ज्योग्राफी की क्या अहमियत है। तो बेटा सनतकार के लिए जो कमर्शियल ज्योग्राफी की अहमियत है वो इस तरह हम उजागर कर सकते हैं कि एक जो सनतकार है जब वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है तो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हर जगह का जो है इन्वायरमेंट अलग होता है, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, रंग नस्ल लोग अलग होते हैं। तो कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सनतकार है तो जो अगर वो अपनी प्रोडक्ट बनाएगा, मिसाल ड्रेसेस बना रहा है, कपड़े बना रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लोगों की पसंद नापसंद अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों का कल्चर डिफरेंट है, सिंध का कल्चर अलग है, सॉरी 5 सूबे हैं, अब तो एक और बन गया कि गिलगित बल्तिस्तान। तो 5 सूबों का जो है वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। सिंध का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है, KPK का कल्चर अलग है, गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। तो अगर मिसाल एक जो कपड़े बनाने वाला कारखानेदार है, अगर वो सिंध के लिए कपड़े बनाएगा तो वो सिंध के कल्चर को मद्देनज़र रखेगा, और अगर कोई KPK के लिए बनाएगा तो वो KPK के कल्चर को मद्देनज़र रखेगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पसंद का, नापसंद की, कल्चर की, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी के थ्रू मिलती है और उसके एक सनतकार को मदद मिलती है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर इसके अलावा जो वो प्रोडक्ट में मटेरियल यूज़ करता है, कमर्शियल ज्योग्राफी से हमें ये भी पता चलता है कि जैसे मिसाल अभी हमने रबर को डिस्कस किया, तो रबर में हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे जो मेजर पार्ट दुनिया में रबर का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो ब्राज़ील है। तो इसका मतलब है अब ये सनतकार को पता है कि सबसे बड़ी मार्केट जो रबर हासिल करने की है वो ब्राज़ील है, और वहाँ से वो सस्ता भी हासिल कर सकता है। जब वो सस्ता हासिल करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी। ठीक है बेटा, ये हमारा ख़त्म हो गया सेक्शन बी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी के पाकिस्तान ज्योग्राफी की तरफ। सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। अच्छा, अब आपको पता होगा पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है उसमें माउंटेन रेंज 2 हैं, एक नॉर्दर्न माउंटेन है, दूसरी वेस्टर्न माउंटेन है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कौन सी है, जो हमारे KPK के शुमाली इलाका जात के पहाड़ी इलाके हैं उन्हें हम नॉर्दर्न माउंटेन कहते हैं, और जो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं उन्हें हम वेस्टर्न माउंटेन कहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन की इंपॉर्टेंस में क्या है कि उसमें स्नो कैप होगा, यानी साल के 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ होती है। जैसे नारायण का गान में आप किसी बाबूसर टॉप वगैरह पे कहीं भी चले जाएँ, सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा रास्ते भी बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है पहाड़ों पर, और जबकि गर्मी के मौसम में थोड़ी कम होती है लेकिन होती है।
इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंस है, जो क्या कहते हैं, तेज़ हवाएं हैं जो डायरेक्टली हिट करती हैं किसको, हमारे वेस्टर्न एरियाज़ को, उनकी राह में रुकावट है ये हमारे पहाड़ी इलाके, उन हवाओं को, सर्द हवाओं को रोकते हैं। और हमारी सयाहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत हर साल हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन का रुख करते हैं और एक बहुत बड़ा जो है अर्निंग हुकूमत को इससे होती है। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो पूरा डिस्कस कर पा चुका हूँ मैं आपको पूरा थ्रू द मैप, और अभी इतना टाइम ही है कि मैं इसको जो है ना पूरा थ्रू द टाइप मैप के ज़रिए इसको डिस्कस करवा सकूँ। फिर कह रहा है गिव द रीजंस फॉर अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की अनडिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि किसी इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी इलाके में कम है, तो उसका जो है वो रीज़न्स बताइए। तो बेटा उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कुछ ऐसे रीज़न्स है, मिसाल के तौर पर इन्हें पुश एंड पुल फैक्टर्स भी कहते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर क्या मतलब, पुश का मतलब कि ऐसे अवामिल या ऐसे फैक्टर जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, और पुल फैक्टर जो लोगों को धकेलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे गांव देहात है, वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और अर्निंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए हमारे गांव देहातों के लोग जो हैं वो रुख करते हैं किसकी तरफ, हमारे शहरी इलाकों की तरफ। तो ये जो वहाँ के पुल फैक्टर्स हैं वो शहरी इलाकों के क्या हैं, पुल फैक्टर्स होते हैं, वहाँ के पुश फैक्टर हैं, यहाँ के पुल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सवाल आपसे यूँ भी आ सकता है पेपर में कि पुश एंड पुल फैक्टर्स बताइए, ठीक है, तो आप उसमें क्या कहेंगे, जो गांव देहातों से लोग जिन वजूहात की बिना पर शहरी इलाकों का रुख करते हैं वो पुश फैक्टर्स होते हैं गांव देहातों के लिए, और पुल फैक्टर्स होते हैं किसके लिए, शहरी इलाकों के लिए। क्योंकि शहरी इलाकों में बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, और पैसे कमाने के बहुत बेहतरीन ज़राए होते हैं, इसलिए जो है लोग ज़्यादातर रुख करते हैं शहरों की तरफ। तो इसी वजह से हमारी जो है पाकिस्तान की आबादी गाँव देहात में आबादी कम है, जबकि शहरी इलाकों में आबादी ज़्यादा है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ड्राई पोर्ट एंड सी पोर्ट। ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट में क्या फ़र्क है बेटा। ड्राई पोर्ट जो होते हैं वो रोड से कनेक्टेड होते हैं, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, खुश्की पर बने हुए होते हैं, और सी पोर्ट जो होते हैं वो हमारे समंदरों से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर हमारे शिप्स आकर कंटेनर वहाँ पे लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर जो है सामान तरसील होता है। तो ड्राई पोर्ट जो खुश्की पर बने होते हैं, और इनकी सी पोर्ट के लिए जो है वो लाजमी है कि वो समंदरों में बने होंगे, और ड्राई पोर्ट कहीं पे भी आप बना सकते हैं जहां आपको बेहतर लगे। आप किसी भी रोड्स के कोने पे बना सकते हैं, किसी भी रेलवे ट्रैक पर बना सकते हैं, वहाँ की हुकूमत जो है जो बेहतर समझती है अपनी आवाम के लिए, इसके हिसाब से उसको डेवलप करती है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ मोटरवेज। मोटरवेज की क्या फ़ीचर्स हैं। मोटरवेज में बेटा यू टर्न नहीं होता, नंबर 1, स्पीड लिमिट होती है, और हर तरह की गाड़ी अलाउ नहीं होती, मिसाल के तौर पे रिक्शा, बाइक, साइकिल ये अलाउ नहीं होते। इसके अलावा तो ये हमारे क्या है मोटरवेज की करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेम द डिफरेंट पासिस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बता देता हूँ पासिस किसे कहते हैं। पासिस कहते हैं हमारे, अच्छा इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि ये पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के नाम से भी आ सकता है, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन के नाम से भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपने वही लिखना है। नेम द डिफरेंट पासिस। पासिस किसे कहते हैं बेटा, पहाड़ी इलाकों के जो रास्ते होते हैं जो कुदरती तौर पे बने होते हैं, या जो हुकूमत बनाती है एक शहर से दूसरे मुल्क को, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए, उन्हें हम पासिस कहते हैं। यानी पहाड़ी गुजरगाहों को जो है वो पासिस कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे पासिस हैं, सिंदूर पास है, और सिंदूर पास है, मुस्तक पास है, बहुत सारे पासिस हैं। ये पासिस के नाम आपके पास मेरे नोट्स में भी हैं, बुक्स में भी, आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद व्हाट इज़ द डैम, राइट द नेम ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। डैम किसे कहते हैं बेटा, देखिए 2 चीज़ें, एक है बैराज और एक है डैम। डैम का जो बुनियादी मकसद होता है वो वाटर स्टोरेज होता है। किसी भी इलाके में जब डैम बनाया जाता है तो वहाँ का जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाए और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। डैम की शेप एक उस तरह होती है जिस तरह मिसाल के तौर पे हम अपने घरों में अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, या छतों पे जो हम सीमेंट की टैंकियाँ बनाते हैं, उसी तरह डैम की भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। पाकिस्तान के जो मशहूर डैम्स हैं उनमें मंगला डैम, तरबेला डैम और वारसी डैम है। ये हमारा बेटा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 2 पार्ट्स होंगे, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा पाकिस्तान ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें 4 पार्ट्स होंगे, आपने 2 पार्ट्स इसमें अटैम्प्ट करने हैं। पहला पार्ट जो है पहला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल एक्टिविटी, ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड एग्जाम्पल। कमर्शियल एक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा, ये अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करें वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहलाती है। बुनियादी तौर पे इसकी 3 टाइप्स हैं।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें हम या तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें, या जो फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ बनाएं। जैसे एक किसान है, किसान जब वीट प्रोड्यूस करता है तो वो नेचुरल प्रोडक्ट, दो डेफिनेशन में आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कि नेचुरल हो, या दूसरे प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का काम करे, वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। जैसे एक किसान है, किसान वीट पैदा की, तो वीट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है और आटे के लिए क्या है, रॉ मटेरियल का काम करती है। नंबर 1। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक किसान ने वीट, गंदम की पैदावार की, अब वो गंदम से फ्लोर मिल के अंदर, आटा मिल के अंदर जो आटा बनाने का प्रोसेस है, वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विसेज जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड। ये आपने खुद डिस्कस करना है, इसकी पूरी जो है वो डिस्कशन में करवा चुका हूँ, किस मुल्क में कितनी पैदावार है आयरन की और स्टील की। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर तो मैंने राइस के नाम से दिया है। ये आपके पास पेपर में जो भी क्रॉप्स हैं, आपके पास वीट है, राइस है, कॉटन है, शुगर केन है, टी है, रबर है, और किसी भी हवाले से जो है वो पूछ सकता है। तो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन पर, वो दो तरह के हैं। एक है फिज़िकल और दूसरे हैं इकोनॉमिकल। फिज़िकल और इकोनॉमिकल। फिज़िकल फैक्टर्स वो हैं जो कि हर क्रॉप के डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें फ़िज़िकल फैक्टर में टेम्परेचर, लैंड, सॉइल, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हर क्रॉप के लिए डिफरेंट है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो अमूमन हर क्रॉप के लिए सिमिलर होते हैं। मिसाल के तौर पे चीप लेबर, वो किसी भी क्रॉप के लिए हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर केन हो, वो उसके ऊपर अच्छे असरात डालेगी उसकी कल्टीवेशन पे। हाई क्वालिटी के सीड्स आप इस्तेमाल करेंगे, जो है हमारी क्रॉप अच्छी होगी। हाई क्वालिटी की फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, उससे भी हमारी जो है क्रॉप अच्छी होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, एक्सप्लेन द फैक्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स का ख्याल रखा जाता है। तो बेटा इसमें जो है मिसाल के तौर पे अगर हम सबसे पहले जो फैक्टर है वो लैंड है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मार्केट और सम और हैं। जैसे मिसाल आयरन इंडस्ट्री है, अगर आप आयरन की स्टील मिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है, क्योंकि स्टील मिल का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी ज़मीनें तलाश की जाती हैं जो कम कॉस्ट वाली हों और जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आसानी से हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जहाँ पर आप प्रोडक्शन करने के बाद रोड वगैरह की सहूलियात अच्छी हों ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, हमारे किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के। ये हमारा सेक्शन सी का वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। लास्ट जो हमारा रह गया है वो है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है। इसमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन एनी 2। पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो आपने सारे इसमें एक्सप्लेन करने हैं और उनके नाम लिखने हैं, और एक्सप्लेन आपने 2 करने हैं। पेपर में कोई एक आएगा, लेकिन आपकी क्या कहते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमने 2 लिख दिए। और इन 2 में मैंने आपको बताया था आपने नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को याद करना है और इंडस वैली, अपर इंडस वैली को याद करना है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में आपने याद करना, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को याद करना है और अपर प्लेन एरियाज ऑफ रिवर इंडस। ठीक है बेटा, इन 2 को आप याद कीजिएगा। इन 2 को क्यों याद करने का कह रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो ये आप 2 याद कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी निकल जाएगा और एक शॉर्ट भी। ये पूरा जो बेटा टारगेटेड पेपर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
और अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर भी कोई अगर मसला है आपको या कोई कन्फ्यूजन है तो एक्सेलेंस के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए हाज़िर खिदमत है। आप एकेडमी में आकर या अपने ब्रांच मैनेजर से रब्ता करके जो है कोई भी क्वेरीज़ हैं तो वो आप हल करवा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।